वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में सर हेनरी मेन जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इंसान हैं तो वो हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे, इनकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल स्कूल में सेविग्नी की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में भी सजेस्टेड में उसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी मेन की। हेनरी मेन कह लीजिए या फिर सर हेनरी मेनी कह लीजिए, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, सर हेनरी मेन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत ही, अगर कहें, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इंसान थे। ये किस चीज़ के फाउंडर थे? ये फाउंडर थे इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, 1822 से लेकर 1888 तक ये थे इस धरती पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनके मेजर वर्क क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम पहले इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेजर वर्क्स की। ठीक है, इनके बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे कि 4 स्टेजेस ऑफ लॉ, जो इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ दी हैं वो क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे भी ये अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पर इसके मेजर वर्क्स ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये वर्क किससे बिलोंग करता है, और इनके ईयर्स भी याद रखने हैं। तो इनका पहला जो वर्क था वो था एंशिएंट लॉ, जो कि पब्लिश हुआ था 1861 में, और फिर इन्होंने लिखी विलेज कम्युनिटीज़ 1871 में, फिर आया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875 में, और डिसर्टेशन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम 1883 में। तो ये इनके मेजर वर्क्स हैं। ठीक है, इससे अलग भी हैं बट ये मेजर हैं जो हमें याद रखने हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि मेन ने, जो सर हेनरी मेन हैं, हेनरी मेन जो हैं, इन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को इतनी डीपली पढ़ा कि इनको काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में इनको एक पद मिला। ठीक है, ये मेंबर थे किसके? काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। कब से कब तक? 1861 एंड से लेकर 1869 तक। ठीक है, ये जो है इन्होंने क्या किया, देखिए सेविग्नी ने, अगर आपने वीडियो देखा होगा आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़ा भी हो सकता है कि सेविग्नी जो है वो कोडिफिकेशन के खिलाफ थे, जर्मन के लॉज के, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो इन्होंने लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन को सपोर्ट किया, सेविग्नी नहीं करते थे। ठीक है, एक ही स्कूल की बात कर रहे हैं, एक ही प्रकार के ज्यूरिस्ट हैं, एक दूसरे की जो थ्योरीज हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं, आगे भी लेके जा रहे हैं उनके किए हुए काम को, लेकिन कोडिफिकेशन वाले पार्ट को यहाँ पर ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये 4 प्रकार की स्टेजेस हैं इसमें। हिस्टोरिकल स्कूल में सर हेनरी मेन ने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ की। उसके अंदर हम कुछ एक हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट वन इज लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। ये क्या कहते हैं कि जो एक किंग है जो रूल कर रहा है, वो किंग अपने आप से कहीं से रूल नहीं कर रहा है, वो एक एजेंट है किसका? डिवाइन इंस्पिरेशन का। वो एक डिवाइन इंस्पिरेशन के नीचे काम कर रहा है। सपोज कि भगवान जो है, भगवान किसी राजा को सद्बुद्धि दे रहे हैं कि आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे आपको रूल करना है, वो उसको लॉज बता रहे हैं। तो वो जो राजा है, जो किंग है, वो रूल कैसे करेगा, रूलर जो है वो कैसे रूल करेगा, वो डिवाइन इंस्पिरेशन के तौर पर ही करेगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसके अंदर, ये कहते हैं कि जो किंग है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है। किस चीज़ को? जो गॉड ने जो उसको जजमेंट्स दे रखे हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे लॉस बनाने हैं, आपको ऐसे ऐसे डील करना है, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूट करता है किंग। वो अपने आप में लॉ मेकर नहीं है। लॉ मेकर तो डिवाइन थ्योरी है, डिवाइन है। ठीक है, ये कहता है कि जो शुरुआत में जो लॉ है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो होता है थीम्स से। ये क्या है? ये है गॉडेस ऑफ जस्टिस, कि गॉडेस ऑफ जस्टिस है। यहाँ से पता चलता है आगे 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 कि रूलर्स को भी कि भाई कैसे हमें रूल करना है, कैसे नहीं। ठीक है, तो ये डिवाइन इंस्पिरेशन वाली थ्योरी है। दूसरा है कस्टमरी लॉ। सेकेंड स्टेज जो है वो है कस्टमरी लॉ। अब क्या कहते हैं कि देखिए, जो भगवान ने जो डिवाइन इंस्पिरेशन से जो कमांड्स आ रही हैं, जो रूलर उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो तो ठीक है। अगर उसको कस्टम बना दिया जाए, तो जो कमांड्स आ रही हैं अगर उसको कस्टम बना दिया जाए, तो वो क्या बन गए? वो बन गए कस्टमरी लॉज।
तो सर हेनरी मेन कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ है कि पहले तो इंस्पिरेशन से आता था, फिर उनको कस्टम बना दिया गया ताकि मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो उसको फॉलो करें, और फॉलो करते भी थे। उसके बाद क्या था, नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट होते हैं पंडित जी या फिर ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। तो नॉलेज किसके हाथ में है, लॉ की नॉलेज किसके हाथ में है। आप एक देखिए, जो कहाँ से आ रहा है लॉ, लॉ आ रहा है डिवाइन इंस्पिरेशन से। मतलब सपोज करना है कि भगवान से आ रहा है, ठीक है। अब भगवान से आ रहा है तो भगवान के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, पंडित जी। तो क्या कहते हैं उस टाइम पे कि जो नॉलेज है लॉ की वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो वो पंडित जी को है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को, प्रीस्ट को है, ठीक है। पंडित जी किसी कास्ट को नहीं कह रहा हूँ, पंडित मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है, प्रीस्ट। ये इन्होंने कहा। उसके बाद क्या कहा, ये कहते हैं कि सर हेनरी मेन कहते हैं कि थर्ड स्टेज में जो नॉलेज ऑफ लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की और जो एग्जीक्यूटिव लॉ की जो नॉलेज है वो प्रीस्ट के पास चली जाती है, एक माइनॉरिटी के पास चली जाती है। जो ओरिजिनल लॉ मेकर हैं उस टाइम पे उनको सप्रेस्ड होना पड़ता है। सप्रेस्ड होना पड़ा किस कारण से, क्योंकि जो एक लॉ की जो नॉलेज है ये माना गया कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के पास चली गई, तो वो माइनॉरिटी ही सब मेजॉरिटी को कंट्रोल करेगी, है ना। कोडिफिकेशन की अगर बात करें तो कोडिफिकेशन कहता है फोर्थ स्टेज ऑफ लॉ है कि जो लास्ट भी है कि भाई कोडिफिकेशन कर दी जाए। कोडिफिकेशन हो गया लॉस का, ठीक है। तो क्या होता है कोडिफिकेशन होने से, लास्ट स्टेज है सर हेनरी मेन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ लॉ की, वो है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन करने से एक तो ये लास्ट हो गई, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे कि कोडिफिकेशन में कुछ जूरिस्ट और कुछ लोग सामने आए जिन्होंने अपनी आर्ट दिखाई, लिखने की कला दिखाई। उन्होंने लॉज को, कमांड्स को लिख डाला, ठीक है, कि लॉ कहाँ से आया, क्या कमांड्स हैं, वो कोडिफिकेशन के द्वारा लॉ एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस ऑफ लॉ थी जो हमने डिस्कस की हैं अभी, है ना। स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। तो स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ कौन कौन सी होती हैं, पहले हमें समझ लेना चाहिए कि स्टैटिक सोसाइटी क्या है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या है। एक सोसाइटीज़ का मतलब ये है कि जिन सोसाइटीज़ ने कोडिफिकेशन आने के बाद अपना लीगल स्ट्रक्चर जो था वो रोक दिया, उसमें कोई उनकी प्रोग्रेस नहीं होती थी, ठीक है। वो स्टैटिक आ गए, वहाँ पे स्थिर हो गए वो आके। उससे पहले तो उनका डेवलपमेंट था, लेकिन कोडिफिकेशन आने के बाद उनका बिल्कुल डेवलपमेंट रुक गया लीगल स्ट्रक्चर का। वो आती हैं स्टैटिक सोसाइटीज़ के अंदर। बात करते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ की। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में वो हैं जिन्होंने, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में वो सोसाइटीज़ आती हैं जिन्होंने कोडिफिकेशन आने के बाद कुछ मेथड्स यूज़ किए और प्रोग्रेस की, जैसे कि लीगल फिक्शन, इक्विटी, लेजिस्लेशन को उन्होंने यूज़ किया और कोडिफिकेशन आने के बाद यूज़ किया और प्रोग्रेस की, वो होती हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। लीगल फिक्शन की अगर बात करें तो लीगल फिक्शन का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के लिए जो नीड है लॉ की, जो लॉ की नीड है सोसाइटी में, उसको उसके अनुसार बदल देता है, लेकिन लॉ में कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। लॉ के लेटर्स में कोई चेंज नहीं करता, उनके शब्दों में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन जो सोसाइटी की डिमांड है लॉ के रिगार्डिंग, वो लॉ ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। वो बेशक से सोसाइटी के लिए आसान कर देता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन लॉ को समझने में मुश्किल कर देता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज जो हैं उनके सेम राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं एज अ पर्सन लिविंग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके कुछ अधिकार हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो वो सेम टू सेम इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज की भी होती हैं। उनको सेम दर्जा दिया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, उसको उस इक्वल फुटिंग पे माना जाता है ना। हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। तो वो लीगल फिक्शन से आता है। लॉ को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया ना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, चाइल्ड अडॉप्टेड, नेचुरल बॉर्न चाइल्ड। अब इसके भी सेम अधिकार होते हैं जो इसके होते हैं। एक बच्चा गोद लिया और एक बच्चा पैदा हुआ, दोनों बच्चे एक पेरेंट को बिलोंग करते हैं, दोनों के सेम अधिकार होंगे, सेम राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है लीगल फिक्शन, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल्स आपको मिल गए हैं। आप समझिए कि इक्विटी का क्या मतलब है। इक्विटी, सर हेनरी मेन के अकॉर्डिंग इक्विटी एक सेट है, इसका रूल्स का, एक बॉडी है सेट ऑफ रूल्स की, ठीक है।
इक्विटी क्या है? बॉडी है सेट ऑफ रूल्स की, का मतलब ये है कि इसके अंदर वो रूल्स आते हैं। कौन से रूल्स आते हैं? वो रूल्स आते हैं जो कॉमन लॉ के डिफेक्ट्स को निकाल देते हैं। डिफेक्ट्स को निकाल देते हैं मतलब इक्विटी इज अ बॉडी इन विच सेट ऑफ रूल्स आर कंबाइंड। किसके लिए? ताकि कॉमन लॉ के जो डिफेक्ट्स हैं उसको निकाल दिया जाए। और रिजिडिटी से क्या मतलब होता है? रिजिडिटी से मतलब होता है कि मेथड कितना मुश्किल है या कितना आसान है किसी लॉ को अमेंड करने का। ठीक है, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसको अगर अमेंड करना है किसी लॉ को तो उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। कोई भी पर्सन खड़ा होकर ऐसे लॉ के बारे में बोल देगा अमेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रस्ताव होते हैं, है ना, रेजोल्यूशंस होते हैं, है ना। इक्विटी क्या हेल्प करती है? रिजिडिटी को निकाल देती है और इनजस्टिस को भी रिमूव कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड माना गया है अगर रिफॉर्म्स लेके आने हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से लॉ में चेंज करना है, कोई भी नया लॉ लेके आना है, सोसाइटी को चाहिए। देखो 18-19 के टाइम पे ना साइबर क्राइम नहीं होता था, इतना इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था तब, तो वहाँ पर साइबर क्राइम की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे इंटरनेट की यूजिंग बढ़ी, सफरिंग बढ़ी, ब्राउजिंग हिस्ट्री बढ़ने लगी, तो पता लगने लगा कि भाई क्राइम्स होने लग गए हैं, फ्रॉड होने लग गए हैं, फ़ोन पे पैसे लूटने लगे हैं लोग, गूगल पे फ्रॉड होने लगे हैं। तो उसके लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए मेजर्स हमारे पास? OTT प्लेटफॉर्म वाला एक इशू चल रहा है आजकल, न्यूज़ में है, पढ़ना थोड़ा। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें लेजिस्लेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कभी भी सरकार आए, चाहे कोई भी सरकार आए, बना दे अपना लॉ बना दे और चलो रिफॉर्म्स ले आएंगे उसके अंदर। हुआ ना इफेक्टिव मेथड? रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इफेक्टिव मेथड भी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्टिव मेथड भी है। किसी भी लॉ को क्रिएट करना है 1 मिनट लगती है, लेजिस्लेशन को कर देता है पार्लियामेंट बैठ के, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो हमने इसमें इस थ्योरी में क्या देखा? हमने इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखा, इनके मेजर वर्क्स देखे। मेजर वर्क्स के बाद हमने देखा कि 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन्होंने दी हैं, कि एक तो डिवाइन थ्योरी वाला कंसेप्ट, इंस्पायरेशन फ्रॉम डिवाइन, है ना। दूसरा कस्टमरी लॉ ऑफ नॉलेज इन द हैंड्स ऑफ पंडित जी मीन्स ज्ञानी पर्सन, एंड कोडिफिकेशन। ठीक है, कोडिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद क्या कहा इन्होंने? कहा कि 2 प्रकार की सोसाइटीज़ हैं, स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव। स्टैटिक कौन सी हैं? जिन्होंने कोडिफिकेशन के पहले प्रोग्रेस किया, बाद में नहीं किया। प्रोग्रेसिव कौन सी हैं? जिन्होंने कोडिफिकेशन के बाद भी प्रोग्रेस किया, किसकी मदद से? लीगल फिक्शन की मदद से, इक्विटी की मदद से, लेजिस्लेशन की मदद से। ये क्या होती हैं, इनको हमने एक एक करके देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस सभी को टेक्निकल लगता है, सभी को बोरिंग भी लगता है और समझ भी किसी को नहीं आता। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जितना इसको ईजी किया जा सके उतना ईजी करके आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक इस वीडियो के लिए ज़रूर छोड़ना। थैंक यू।